बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली बना रहा हूँ इन्फेक्शन की मॉर्फोलॉजीज़ के लिए। तो उसके अंदर ये बेसिकली ये सारी मॉर्फोलॉजी लिखी हुई कि ये वो है मॉर्फोलॉजी जो सब बेसिकली सारी न्यूरोनल डिजीज़ के अंदर ये इसी तरह की अमूमन मॉर्फोलॉजीज आती हैं। सो इन्फेक्शन से रिलेटेड मेरे कुछ मॉर्फोलॉजी के पार्ट्स थे, इसमें से वो मैं डिस्कस करने लगा और उसको इस तरह से करूँगा ताकि वो याद रह जाए। अच्छा, हमारे पास इन्फेक्शन के अंदर ना दो तीन बातें होंगी। एक ये होगा कि न्यूरॉन्स की डैमेज होगी और ग्लायल सेल्स की डैमेज होगी। ठीक है, न्यूरॉन्स की डैमेज पहले होगी और कुछ देर के बाद ग्लायल सेल्स की डैमेज होगी। जो न्यूरॉन्स बनते हैं उनका हाल होता है रेड न्यूरॉन, उनको कहते हैं रेड न्यूरॉन्स। रेड न्यूरॉन ये हमारे पास अगर ये याद रह जाए तो मॉर्फोलॉजी न्यूरॉन्स वाली सारी क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर होगी? ऐसे होगी कि रेड न्यूरॉन से क्या समझ आ रही है, इसका मतलब रेड न्यूरॉन जो है रेड कलर का नजर आएगा तो रेड से समझ आ गया कि जी ये सिनोफिलिया मिल जाएगा। ठीक है, और न्यूरॉन जो है वो इन्फेक्शन के अंदर जा रहा है, स्कीमिया के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब उसने डिस्ट्रॉय होना है। डिस्ट्रॉय होने के लिए क्या है कि सर्वाइवल के लिए उसको क्या चाहिए होता था, उसको प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए होती थी ताकि वो सर्वाइव करे। तो डिस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए होगा? डिस्ट्रक्शन के लिए उसको प्रोटीन सिंथेसिस को ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कहाँ से होती है? न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है ना, उधर से बाढ़ स्टार्ट होती है। तो पिक्नोस से ज़्यादा न्यूक्लियस होना शुरू हो जाएगी और जो न्यूक्लियोलस होता है वो इंडिकेट कर रहा होता है प्रोटीन सिंथेसिस का कि कितनी ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम वगैरह होते हैं, यहाँ से राइबोसोम बंद किया गया आ रहे होते हैं, तो डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस हो जाएगी। अच्छा, जो मैसेंजर आरएनए जाता था बाहर वो जाता था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बजाय न्यूरॉन्स के अंदर निसल बॉडीज होती हैं, निसल सब्सटेंस होता है, सो वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई और हमारे पास सेल जो है वो एओसिनोफिलिक हो गया, क्योंकि अब जो सेल है वो डिस्ट्रक्शन के अंदर जा रहा है तो उसकी ऑर्गेनेली जो है वो फटना शुरू हो जाएंगे, तो अंदर से प्रोटीन बहुत सारी बाहर आ जाएंगे, तो एओसिनोफिलिया हो जाएगा। और जब चूँकि ये न्यूक्लियस भी ख़त्म हो गया है, निसल बॉडीज़ भी ख़त्म हो गई हैं, तो सोचें कि अगर इतनी सी कोई बड़ी सी बॉडी है उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएँ तो सेल साइज़ जो है खुद ब खुद छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें कम होना शुरू हो गई। सो हमारे पास रेड न्यूरॉन की बेसिकली कुछ फीचर हैं। रेड न्यूरॉन की बात, अब ग्लायल सेल्स की बात आती है तो उसमें एस्ट्रोसाइट्स की बात होगी, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात होगी, माइक्रोग्लायल सेल्स की बात होगी। एस्ट्रोसाइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका इंजरी उसके अंदर रिपेयर के अंदर खास किरदार है उनका। अच्छा, एस्ट्रोसाइट्स के साथ क्या होगा? हमने न्यूरॉन में देखा था कि उसका सेल साइज़ छोटा हो गया था, यहाँ पे इनका सेल साइज़ बड़ा हो जाएगा क्योंकि इन्होंने रिपेयर में काम करना है। तो ये पहले हाइपरट्रॉफी होगी, इनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, हाइपरप्लेजिया भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एस्ट्रोसाइट्स के अंदर एस्टर से समझ में आता है कि स्टार शेप होगा, तो इसके बेसिकली सेल के काफ़ी सारे प्रोसेसेस बाहर निकले होते हैं। सो चूँकि सेल बॉडी उनसे वो हाइपरट्रॉफी कर रही है, इसका मतलब है कि जिनसे प्रोसेसेस होंगे ये भी बड़े हो जाएंगे, तो हमारे पास सेल प्रोसेस जिनसे हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं, स्टाउट हो जाते हैं, रेमिफाइंग प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम और अच्छा ये बात होगी। फिर उसके बाद सेल जो है वो बड़ा हो रहा है, उसके पिछले न्यूरॉन के अंदर क्या होता था? न्यूक्लियस जो है वो खत्म हो रहा था, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो इनलार्ज हो रहा है, वेजिकुलर हो रहा है। वेजिकुलर इंडिकेटर होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ गई है। न्यूक्लियोलस के साथ क्या होगा? उधर क्या होता, पिछले में क्या हुआ था न्यूरॉन के, रेड न्यूरॉन के अंदर न्यूक्लियोलस खत्म हो गया था, यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रोमिनेंट हो गया। वहाँ पर क्या हुआ था कि सेल साइज़ छोटा हो गया था, यहाँ पे सेल साइज़ बड़ा हुआ है हाइपरट्रॉफी के साथ, तो साइटोप्लाज्म भी एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्राइट पिंक अपीयरेंस आ रही है। पिछले में भी एसिनोफिलिया हुआ था, यहाँ पे भी एसिनोफिलिया वाली अपीयरेंस आ रही है, लेकिन हम इसको इस तरह से रिलेट करेंगे कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ गया, तो प्रोटीन ज़्यादा हो गया तो अब यहाँ पे ब्राइट पिंक आ रहा है। पिछले में प्रोटीन्स की सिंथेसिस तो ख़त्म हो रही थी, लेकिन जो ऑर्गेनेलीज हैं उनमें से प्रोटीन्स बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से एसिनोफिलिया हो रहा था। अब ये हकीकत में एसिनोफिलिया इस तरह से होता है या नहीं होता, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ याद करने की घर से सब कुछ कर रहा हूँ। सो ये ब्राइट पिंक अपीयरेंस आ रही है। पिछले में हमारे पास पिंक अपीयरेंस आई थी, हमने इसको रेड न्यूरॉन कहा था। यहाँ पर हमारे पास पिंक अपीयरेंस आ रही है तो हम इसको जेमिस्टोसिटिक एस्ट्रोसाइट्स कह रहे हैं। अब ये जेमिस्टोसिटिक एस्ट्रोसाइट्स की नाम देने की वजह कुछ और है। जेमिस्टो का मतलब जो है ना, ये किसी और लैंग्वेज की शायद जर्मन के अंदर, जिसका मतलब थिक हो जाने का मतलब होता है, लेकिन मैं इसको निमोनिक के जहन में रखने के लिए जेम से याद रखूँगा। तो जेम जो सा होता है वो कोई रूबी की तरह कोई जेम हो। ठीक है, सो जेमिस्टोसिटिक तो मतलब रेड होगा, तो जेमिस्टोसिटिक एस्ट्रोसाइट्स बन जाते हैं। अच्छा, ये बात हो गई थी, ये एक्यूट केस था। अब जब ये क्रॉनिक स्टेज में जाएगा तो अब जो सा है उसने स्कारिंग करनी है, तो क्रॉनिक स्टेज में क्या होगा? किसी भी इन्फेक्शन के अंदर स्कारिंग होगी, तो स्कारिंग के लिए क्या होगा? जो सेल्स होंगे ग्लायल सेल्स वो श्रिंक करेंगे साइज़ के अंदर, लेकिन और जो उनके फाइबर्स होंगे जिन्होंने बेसिकली ये स्टाउट हो गए थे, बहुत सारे रेमिफाइंग प्रोसेसेस थे, तो ये बहुत सारे जब वो इकट्ठे हो चुके होंगे ग्लायल सेल्स, तो अब उनके प्रोसेसेस आपस में मिल चुके होंगे, तो अब ये एक थिक किस्म की ना, ये बेसिकली थिन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मेरे ख्याल में इनके साइटोप्लाज्म भी कम हो जाता है,
और इनके प्रोटीन्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या कहते हैं, कनेक्शन आपस में अच्छे खासे मजबूत कर लेते हैं। सेल साइज़ छोटा हो जाएगा क्योंकि अपना काम इसका ख़त्म हो चुका है। अब इसने उस बाउंड्री को कवर अप करना है ताकि वहाँ पर स्कार बना सके। ये जैसे अगर ये नेक्रोसिस वाली जगह थी तो यहाँ पे उसने स्कार बनाना है। तो हमारे पास जिम्नोस्टिक एस्ट्रोसाइट ने अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कर ली। अब वो जब लॉन्ग स्टैंडिंग केस चलाएगी, यानी आगे बात कुछ दिनों बाद एक्सटेंड करेगी, तो एस्ट्रोसाइट श्रिंक इन साइज़ कर जाएगा क्योंकि उसको प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत नहीं है। सेलुलर प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे पास आपस में टाइटली इंटरवूवन हो जाएंगी क्योंकि उन्होंने उस जगह को उसकी बाउंड्री करनी है, बाउंड्रीज बनानी है। तो फिब्रिलरी एस्ट्रोसाइट्स बन जाएंगे क्योंकि बस फाइबर्स ही रह जाएंगे एस्ट्रोसाइट्स की, क्योंकि सेल बॉडी श्रिंक कर चुकी है। और रोजेंथल फाइबर्स इसमें बन जाएंगे। रोजेंथल फाइबर जो होते हैं ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि इयोसिनोफिलिक अपीयरेंस देती हैं अगेन एस्ट्रोसाइटिक प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। अब रोजेंथल, जेमिस्टोसिटिक, रेड न्यूरॉन, सब कुछ रेड रेड चल रहा था। रेड न्यूरॉन में इयोसिनोफिलिया हुआ था। यहाँ पर जेमिस्टोसिटिक में मैंने कहा कि जेम से मैंने याद कराया है पिंक ह्यू को, तो उससे ये जेमिस्टोसिटिक एस्ट्रोसाइट बने। अब ये रोजेंथल फाइबर, ये क्रॉनिक स्टेट में रोज़ जो सा होता है वो रेड कलर का होता है। तो ये इयोसिनोफिलिया जो सा, ये इयोसिनोफिलिक पिंक कलर का है, तो पिंक और रेड जो सा वो मिलता जुलता है। तो रोजेंथल फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास एस्ट्रोसिटिक प्रोसेस में मिलेंगे जो कि इयोसिनोफिलिक होंगे, मतलब पिंकिश अपीयरेंस होगी, ब्राइटली पिंकिश होंगे। और एक और बात ये है कि ये थिक और इलांगेटेड होते हैं। तो रोज़ जो सा होगा, जब आप देखेंगे तो रोज़ के नीचे जो उसकी स्टेम होती है वो काफ़ी स्टाउट होती है, उसमें कांटे लगे होते हैं। तो वो उससे ज़िंदा रखा जा सकता है कि थिक होगी और इलांगेटेड होगी, क्योंकि आपने पकड़ने के लिए आपको ज़रा एक रोज़ अगर ऐसे इसके ऊपर ये फूल लगा हुआ है तो आपको पकड़ने के लिए कुछ चाहिए तो होगा ना। सो रोज़ जहन में आ गया। तो रोजेंथल फाइबर्स, उनके वो थिक होना, उनका इलांगेटेड होना और ब्राइटली एसिनोफिलिक होना याद रह जाएगा। ये एस्ट्रोसिटिक प्रोसेसेस में इस तरह का मिलता है। और एक एडिशनल बात है कि क्रॉनिक ग्लायोसिस के अंदर बेसिकली ये रोजेंथल फाइबर्स मिलते हैं और सम लो ग्रेड ग्लायोमास के अंदर ये की बातें। अच्छा, ये हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स की बात हो गई। पिछले न्यूरॉन्स के अंदर रेड न्यूरॉन था, एस्ट्रोसाइट्स के अंदर भी हमारे पास जेमिस्टोसिटिक एस्ट्रोसाइट्स बने और रोजेंथल फाइबर्स हमारे पास फिब्रिलरी एस्ट्रोसाइट्स में मिल गए। अच्छा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो थे वो भी एक ग्लायल सेल है। इसके साथ क्या होगा, इसके अंदर लिखा है, इसमें कोई मॉर्फोलॉजी कोई स्पेसिफिक खास चेंजेस इतनी ज़्यादा नहीं आती वेरियस इंजरीज़ के अंदर। अगली इंजरी है उसके बारे में अभी बात हो नहीं रही। माइक्रोग्लायल सेल, ये मैक्रोफेजेस होते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो इनके अंदर भी उसने यही कहा है कि सिंपल ये है कि वो किस जगह पर होंगे, ऐसी जगह पर होंगे जहाँ की डैमेज हो रही है, कोई इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर होंगे, ठीक है। इसी तरह से कोई इन्फार्क्शन हुई होगी वहाँ पर आ चुके होंगे, हेमरेज होगा वहाँ पर आए हुए होंगे। किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर डीमाइलिनेशन हो रही है जो कि एक और टाइप ऑफ डिजीज़ समझें, तो उसके अंदर हमारे पास मिल जाएगा। तो बेसिकली इन्फार्क्ट, हैमरेज और इन्फेक्शन तो फ़ौरन जहन में आ ही जाता है, डिमाइलिनेशन जहन में आती नहीं होती। तो उसको इस तरह से लिमिट कर सकते, ऐसे याद किया जा सकता है कि जो हमारे पास यहाँ पर इसने केस दिया है ना एक, ये हमारे पास न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, इसके अंदर भी समटाइम ऐसे केसेस मिल जाते हैं शायद। और ये भी हो सकता है कि इन्फार्क्शन के अंदर डिमाइलिनेशन भी हो सकती है। सो इस तरह से करके कुछ करके याद कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये हो क्या होगा कि सेल जो हैं वो मैक्रोफेज के अपीयरेंस हासिल कर लेंगे और ये इन जगहों पे मिल जाएंगे जो मैंने जिक्र कर दी, और इनके सेल्स जो हैं वो इलोंगेट हो जाएंगे। इसमें जो है रॉड का जिक्र होगा, माइक्रोग्लायल सेल्स रॉड सेल्स बन जाते हैं क्योंकि इनका न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो जाता है, सेल भी इलोंगेटेड हो जाता है। जिस जगह पे जाएगा, जिस जगह पे घेरा देगा जिस जगह का, वहाँ पे माइक्रोग्लायल नोड्यूल्स बन जाएंगे। जिस जगह पे भी एग्रीगेट हो जाएंगे बेसिकली, जिस जगह पे उसने बेसिकली जहाँ पर इन्फार्क्ट है वहाँ पर क्रॉनिक अपीयरेंस की वजह से मैक्रोफेजेस वहाँ पर आ जाते हैं ना। और इनका काम जो है वो फैगोसाइटोसिस है इंजर्ड न्यूरॉन्स की, सिंपल है, इसमें कोई नई बातें नहीं है। तो अच्छा, तो फिर हमारे पास अभी आ जाता है इस्कीमियाज़ की बात आ जाती है। मैंने मेन मॉर्फोलॉजी बता दी है। अब ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया और फोकल सेरेब्रल इस्कीमिया, इनकी मॉर्फोलॉजी बहुत इजी हो जाती है। सिर्फ ग्रॉसली जो है थोड़ा सा याद करने वाली, थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ है। ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया होगा तो क्या होगा, ये एक वो इन्फेक्शन टाइप, इन्फ्लेमेशन वाली सिचुएशन आएगी। इन्फ्लेमेशन वाली सिचुएशन, इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लेमेशन वाली। सो इन्फ्लेमेशन हो गई तो इसका मतलब सेरेब्रल एडीमा हो गया। सेरेब्रल एडीमा में क्या होता है, सल्काए जो वो नैरो हो जाते हैं और जायराए जो वो वाइड हो जाती हैं, बस इतनी सी बात है। और वाइट मैटर और ग्रे मैटर की आपस में डिस्टिंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। माइक्रोस्कोपिकली इसने 3 स्टेजेस बताई हैं उसकी, जिसमें अर्ली चेंज है, जिसमें रेड न्यूरॉन आएगा। रेड न्यूरॉन जब जहन में आएगा तो सारी की सारी पिछली मॉर्फोलॉजी लिख देनी है। और अब मैंने बताया था कि न्यूरॉन उनसे पहले इफेक्ट होते हैं और ग्लायल सेल्स बाद में इफेक्ट होते हैं। इस्कीमिया की वजह से फिर ग्लायल सेल्स का चेंज लिख देना कि ओलिगोडेंड्रोसाइट एस्ट्रोसाइट्स, उनके अंदर भी सिमिलर चेंजेस आएंगे जैसे रेड न्यूरॉन में आती हैं, क्योंकि पहले तो इनका इन्फार्क्शन होगा ना, जो फिर जो सही वाले एरियाज़ होंगे, जो एस्ट्रोसाइट्स बच जाएंगे वो बेसिकली रिपेयर में काम कर रहे होते हैं, ग्लायोसिस के अंदर काम कर रहे होते हैं। सो बहरहाल ये हमारे पास रेड न्यूरॉन आएगा और हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट एस्ट्रोसाइट्स की भी डैमेज शुरू हो जाएगी। जब ये डैमेज हो जाएगी उसके कुछ टाइम के बाद हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गया, डैमेज हो गया। जब न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे तो सब एक्यूट चेंजेस के बाद फिर स्टार्ट होगी। उसमें फिर क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगी, मैक्रोफेज आना शुरू हो जाएंगे और हमारे पास फिर ग्लायोसिस शुरू हो जाएगी। उसी तरह वेस्कुलर प्रोलिफरेशन, ग्लायोसिस क्या है, फाइब्रोसिस रिपेयर वाला केस है ना, सो वेस्कुलर प्रोलिफरेशन भी उसके साथ एसोसिएटेड है। और थर्ड स्टेज उनसे वो रिपेयर की है, जिसमें फिर अगेन नेक्रोटिक टिश्यू को रिमूव कर देना और ग्लायोसिस हो रही होगी। सो अगर सिंपली कर लो ना तो अर्ली चेंजेस के अंदर
वही इन्फार्क्शन की वाली सिचुएशन है कि पहले न्यूरॉन अफेक्ट हो रहा है, उसके बाद फिर ग्लायल सेल्स अफेक्ट हो रहे हैं। जब ये दोनों अफेक्ट हो गए उसके बाद न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर आ गए। जब से एक्यूट चेंज की बात आई तो उसमें मैक्रोफेजेस आ गए, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स के कुछ देर के बाद मैक्रोफेजेस आते हैं, कुछ दिनों के बाद बल्कि कहना चाहिए। इसने लिखा हुआ है 24 घंटे से 2 वीक के दौरानिया में कई मैक्रोफेजेस आएंगे। जब मैक्रोफेजेस आएंगे तो ये मतलब इतने दिन गुजर चुके हैं इस बात को, तो डेफिनेटली वहाँ पे नेक्रोसिस और टिश्यू भी हो रही होगी और साथ में रिपेयर भी चल रही होगी, ग्लायोसिस। और रिपेयर जब असल स्टेज जब रिपेयर की जब आ जाती है, जो कि 2 वीक्स के बाद आएगी, इसमें मेरे ख्याल में फिर डैमेज ऑफ द टिश्यू खत्म हो चुकी होगी, तो रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू हो रही होगी, सिंपल ग्लायोसिस हो रही होगी। अब मैं ग्लोबल के बाद फोकल के बताता हूँ। तो यहाँ पे 2 किस्में बेसिकली इसमें, हेमरेजिक इन्फार्क्शन, नॉन हेमरेजिक इन्फार्क्शन। हेमरेजिक इन्फार्क्ट में तो उसने सिंपल कुछ भी नहीं जिक्र किया हुआ, क्योंकि फोकल है तो इसमें पेटिशियल हेमरेजेस होंगे और कॉन्फ्लुएंट होंगे, और उसके अलावा अगर किसी ने कोएगुलोपैथी होगी तो हेमाटोमास बड़े बड़े नजर आएंगे। सिंपल है बेसिकली। फोकल है ना, अगर पूरे पूरे ब्रेन के अंदर इतना बड़ा ब्रेन था, उसके एक छोटा सा एरिया इस तरह डैमेज हुआ है, तो यहाँ पर हेमाटोमा में मिल सकता है अगर कोएगुलोपैथी थी ज़्यादा, और यहाँ पे पेटिशियल हेमरेज होंगी जैसे इसने यहाँ पर हेमरेज वगैरह शो किए हैं, चूँकि एक फोकल ना, एक फोकल एरिया में हो रहा है। ये पिछले वाले में हमने ग्लोबल वाले में इस तरह की बात की नहीं थी, इसलिए कि यहाँ पर वहाँ पर ग्लोबल था, उसमें फोकल की बात ही नहीं करनी, उसमें टोटल हेमरेज था, हर जगह पर था। अच्छा, फिर नॉन हेमरेजिक इन्फार्क्ट की जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है ना, और जो हेमरेजिक इन्फार्क्ट माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है, वो वही वाली है जो पिछले हमने ग्लोबल वाले में देख ली है, जो कि मैं उससे पहले मैं जनरल वाले में बात कर चुका हूँ। नॉन हेमरेजिक इन्फार्क्ट की सिर्फ जो अपीयरेंस है ना ग्रॉस, उसमें थोड़ा सा एक नई बात है कि 6 घंटे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 दिन के ऊपर जाकर हमारे पास जो ब्रेन है वो सॉफ्ट हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है। ठीक है, सॉफ्ट, पहले दिन में रखा सॉफ्ट, उसके बाद 2 से 10 दिन के बाद जाके ये जेल लाइक बन जाता है, और उसके बाद 10 से 3 वीक्स के ऊपर जाके ये टिश्यू लिक्विफाई कर जाता है। बस इतनी सी बात अगर याद हो जाती है ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। कि मतलब ये कि ऐसे जैसे ये हार्ड चीज़ है ना, सपोज ये ब्रेन है, ये हार्ड चीज़ है। अच्छा, जब डैमेज हो जाएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, वैसे बिल्कुल नाजुक सा हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये सॉफ्टनेस जो है ना, इसकी जेल लाइक हो जाएगी, मतलब ये जेल की तरह क्या कहते हैं, हल्का हल्का फ्लो भी करना शुरू हो जाएगा। और जेल बनने के बाद और मज़ीद थिन, अगर थिन हो जाएगा ब्रेन तो वो लिक्विफैक्शन के अंदर चला जाएगा, तो टिश्यू लिक्विफाई हो जाएगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी। बस इतनी सी बात है इसमें। ये टाइम याद रखना है कि 2 दिन, 2 से 10 दिन और 10 से 3 वीक, ये इतनी मेरे ख्याल में ये याद रखना मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल में बस इतना सही है।